डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहली मेथड है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एटम में शेल होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर से, किसी भी एटम में शेल होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस अफबाउ प्रिंसिपल की शुरुआत हम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अफबाउ प्रिंसिपल में जो अफबाउ है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि क्रिएशन, यानी किसी भी चीज़ को बनाना, यानी कि फॉर्मेशन करना। इस अफबाउ प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं। एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, electrons always fill up from lower energy level to higher energy level। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब माँ ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उस पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी में 6 ग्रुप होते हैं, डी में 10 ग्रुप होते हैं और एफ में 14 ग्रुप होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम 7 पॉइंट देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपके दिमाग में बात आती है, ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर ये 7 पॉइंट ही क्यों दिए? तो फिर हमें चलना पड़ेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 7 पॉइंट बनाते हैं। अब इन पॉइंट को हम इस तरह से मिला देते हैं। ये हमने इस तरह से इसको मिला दिया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और यहाँ 7s। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इसके जस्ट बाद 2s के सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p और यहाँ पर आ जाता है 7p। हमें पता होना चाहिए कि 4s के बाद हमेशा 3d आता है, 4s के बाद 3d आता है, 4s के बाद 3d आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3d, यहाँ लिखेंगे 4d
यहाँ लिखेंगे 5D और यहाँ लिखेंगे 6D। और 6s के बाद यहाँ आता है 4F और यहाँ आता है 5F। अगर आप इस जो उल्टा ट्रायंगल है इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे सामने है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। शुरुआत होगी हमारी 1s से। s में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। आपने 1s2 कर दिया। फिर इसके बाद में 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। आपने 2 कर दिए। फिर इसके जस्ट बाद 2p। वैसे p में 6 आते हैं मगर हमारे पास है ही नहीं। 2 और 2 4 और 3 टोटल कितने होते हैं, 7। तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट एंड लेफ्ट से राइट की तरफ आपको चलना है। तो आप किसी भी एटम का इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 11। यहाँ हम लिखेंगे 1s2, 1s2, फिर यहाँ पर 2s2, फिर इसके जस्ट बाद 2p6, फिर अगेन यहाँ पर 3s1, ये आ गया। फिर हम लेते हैं पोटेशियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो शुरुआत होगी फिर हमारी यहाँ से 1s से, तो हमने लिखा 1s, 2s में आ जाएंगे यहाँ पर 2p में 6, फिर 3s में 2, 3p में 6। अगर आप इनको काउंट करेंगे यहाँ से लगा के यहाँ तक तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी अभी भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो हम क्या करेंगे, अब 3p के बाद किसका नंबर आता है, 4s का, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 4s1। तो इस मेथड में आपने जो एटम के कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जो ओल्ड तरीका था उस ओल्ड तरीके में है ना टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप नीट और जी मेंस या 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो हमें टाइम को बचाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस समय हम ले रहे हैं यहाँ पर Cr, क्रोमियम 24। फिर से वही शुरुआत, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3s के सामने 3p है, 3p 6, फिर 3p के बाद 4s आता है तो 4s 2 और 4s के बाद आता है 3d, तो यहाँ हो जाएगा 3d 4। काउंट करिए, 2, 2, 6, यहाँ तक 10 हो चुके हैं, 2, 6, यहाँ तक 18 हो चुके हैं, फिर 2, 20 हो चुके हैं और d में जो 4 आया है ये 24 हो चुका है। डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर d में 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। हमें पता होना चाहिए d में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड, या फिर d में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको कि हम लोग बोलते हैं फुल फिल्ड। तो ये जो है फिर क्या स्टेबल हो जाता है, स्टेबल, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है s का वो 3d में चला जाएगा तो d में 5 हो जाएंगे और ये इस तरह से जो है ये स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d5। यानी कि ये पहले अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया है। हम एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी एटम पर प्लस साइन होता है इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर माइनस साइन होता है इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो यहाँ पर Cr पर मैं एक सिंगल प्लस साइन लगा देता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये अनस्टेबल है, फिर आपको स्टेबलाइज करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब यहाँ पर प्लस साइन लगा है, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। आपको पता है इस कॉन्फ़िगरेशन में जो लार्जेस्ट डिजिट है वो लार्जेस्ट डिजिट है 4, क्योंकि 4 के बाद आप कोई डिजिट नहीं आया है, इसलिए ये होगा आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें से ही इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके बाद ही फिर हम इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 2 प्लस साइन होता तो फिर हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और d में से भी एक निकाल देते हैं, लेकिन बिकॉज यहाँ पर ओनली +1 चार्ज है इसलिए यहाँ तक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यहाँ तक तो वही कॉन्फ़िगरेशन आया, बस यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा, यानी अब ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। तो ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ये अफबो प्रिंसिपल है। इस अफबो प्रिंसिपल में आपके टाइम को बचाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं उसमें जो टीचर लोग पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 क्यों बना है? बात वही है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे 1s, यहाँ लिखेंगे 2s, यहाँ लिखेंगे 3s, यहाँ लिखेंगे 4s, यहाँ लिखेंगे 5s, यहाँ लिखेंगे 6s, यहाँ लिखेंगे 7s। ऊपर से आपको एक ड्रॉप करना है, फिर आप लेंगे यहाँ से ये सर्कल बना दीजिए आखिर तक। ये देखिए आपने आखिर तक सर्कल बना दिए। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर आप ऊपर से कम कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3d, यहाँ होगा 4d, यहाँ पर होगा 5d और यहाँ पर होगा 6d। जब आप d लिखें तो ऊपर से एक कम कर दें, नीचे से भी एक कम कर दें। और जब f की बात आती है तो फिर यहाँ पर भी आप एक ऊपर से कम कर दीजिए और नीचे से कम कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5f। ये देख सकते हैं। अब जो अबव प्रिंसिपल है, अबव क्या कहते हैं? अबव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भरते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन हमको 1s में भरना पड़ेगा इस तरह से, फिर हमको यहाँ पर 2s में भरना पड़ेगा, फिर हमको 2p से 3s की तरफ, फिर हमको 3p से 4s की तरफ और फिर 3d, 4p, 5s इस तरह, और फिर इस तरह से आप इसे कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करना है।
तो जो स्कूल के अंदर जो स्टडी होती है, टीचर जो पढ़ाते हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं, तो ये तरीका भी ठीक है। इससे हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम इस मेथड का ही यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अबव प्रिंसिपल। ये उल्टा ट्रायंगल का आप यूज़ करें, ठीक है। इससे टाइम काफ़ी हद तक आपका जो है बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है क्यों आते हैं? तो फिर वही बात कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो पहले तो आप डिम्पल की जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि डिमिट्री इवानोविच मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल, उसमें कोई ब्लॉक नहीं थे। लेकिन जो हेनरी मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको S, P, D, F ये 4 ब्लॉक आपको मिल जाते हैं। और यही वजह रहती है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, T में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। जब हम ये उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं तो बीच में 7 पॉइंट देते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। इस मेथड में भी आप देखेंगे कि 1s से यहाँ 7s, यानी टोटल जो है 7 सर्कल हमने बनाए हैं। क्यों बनाए 7 सर्कल? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, इसीलिए हम यहाँ 7 तक शुरुआत करके बनाते हैं। ये जो मेथड आपने देखी, इसको हम लोग बोलते हैं अबव प्रिंसिपल। अब हम दूसरी मेथड जो पढ़ने वाले हैं, उस मेथड का नाम है नोबल गैस रूल। नोबल गैस रूल, ये देख सकते हैं आप, ये है नोबल गैस रूल। अब नोबल गैस रूल में जो नोबल गैसेस होती हैं उसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं हेनी, आकर, जीत, रन। हेनी, आकर, जीत, रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस होती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको 18 ग्रुप में रखा गया है। इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस तरह से आप लिख दीजिए। इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं, हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनॉन का 54 होता है और रेडॉन का 86 होता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 1s जो है कंप्लीट है। नया जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 2s में आएगा। यहाँ 2s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। यहाँ 3s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा। 4s यहाँ पर कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 5s में आएगा। 5s यहाँ कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 6s में आएगा और 6s यहाँ कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन यहाँ 7s में आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2 यानी कंप्लीट हो चुका है। तो नेचुरली जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ फिल अप, यानी कि सभी जगह हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब आपको ये देखना है कि ये 11 जो एटॉमिक नंबर है, इससे स्मॉलर डिजिट कौन है, यानी कि सोडियम से स्मॉलर डिजिट कौन है?
ये देखिए नियॉन 10 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियॉन लिखेंगे और इसकी खोपड़ी पर यानी कि इसके टॉप पर हम 10 लिख देंगे। आपको पता है नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3s में। तो ये देखिए ये जो 3s 1 यानी 10 और 1 11 हो चुका है। इसी तरह से आप पोटेशियम 19 को देखें तो 19 से जो स्मॉलर डिजिट है वो है 18। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन को बेस मानेंगे। हमने ऑर्गन लिखा और इसके टॉप पर हमने 18 लिख दिया। अब नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 4s में। तो हमने यहाँ पर 4s1 कर दिया। ये देखिए इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। तो देखिए इस मेथड में क्या होगा कि 29 से स्मॉलर डिजिट कौन है, तो 29 से जो स्मॉलर डिजिट है वो 18 है। देखिए 36 तो लार्जर हो जाएगा, आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जो इस 29 से जो स्मॉलर डिजिट है 18 यानी इसका यूज़ करना है, यानी ये इसका। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गन, यहाँ पर लिखेंगे हम 18 और आपको पता है कि इसमें नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 4s में। तो 4s 2 कर दिया मैंने। फिर 4s के बाद क्या आता है, यहाँ पर 3d आता है। ठीक, 4s2 18 और 2 20 हो चुके हैं। अब हमको 9 और करना है, मैंने 9 कर दिए। लेकिन आपको पता है कि ये अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑर्गन यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 4s1, यहाँ हो जाएगा 3d 10। अब ये जो है यहाँ पर ये स्टेबल हो चुका है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन में जो इसका जो रियल तरीका है, इसको जो रियल तरीके से लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखा जाता है। आप एक बार फिर से देखें, ये देखिए ये यहाँ पर हमने 18 लिखा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3d और यहाँ पर लिखेंगे हम 4s। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, 4s2, बाद में 9। हम यहाँ इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। स्टेबल करना है तो बात वही है, आर्गन 18 और यहाँ आ जाएगा 3d, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4s1। ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपने देखा इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस रूल। और नोबल गैस रूल ये भी हमारे टाइम को काफ़ी हद तक बचाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हुंड्स रूल की बात करते हैं। ये देखिए इसको हमने कहा हुंड्स रूल। ये जो हुंड्स रूल है इसको हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसको हम कहते हैं। हुंड्स रूल में आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। फर्स्टली फिल अप 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 वैकेंट ऑर्बिटल। फर्स्टली फिल अप 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट इसका ये है, फर्स्टली फिल अप इलेक्ट्रॉन सिंगली आफ्टर इट रिमेन्स इलेक्ट्रॉन फिल अप पेयरली, यानी कि जब तक आप सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेते हैं उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना पड़ती है। ये p में, d में और f सब शेल में करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। लेकिन अगर हुंड्स रूल के हिसाब से लिखना हो तो यहाँ टॉप पर लिखेंगे 1s, नीचे बनाएंगे हम ऑर्बिटल। ये देखिए, फिर हमने लिखा 2s, नीचे बनाया हमने ऑर्बिटल,
फिर हमने लिखा 2p और यहाँ पर हमने बनाए हैं ऑर्बिटल। ये देखिए, वास्तव में देखा जाए तो आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल आएगा। यहाँ कितने आएंगे? 3 ऑर्बिटल आएंगे। यहाँ कितने आएंगे? यहाँ पर 5 ऑर्बिटल आएंगे और यहाँ पर 7 ऑर्बिटल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 and that is 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑर्बिटल आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ 1s s मतलब 1 ऑर्बिटल, फिर आया है 2s s मतलब 1 ऑर्बिटल, फिर आया 2p p मीन्स 3 ऑर्बिटल। अब देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आपसे कहा p d f जो सबशेल होते हैं उसमें आपको सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करना है, बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फिर पेयर करना है। अब देखिए यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए 1 1 एंड 1, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 3 थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे सोडियम का। ये यहाँ पर है 11 इसका एटॉमिक नंबर। अब वो प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p6 और यहाँ हो जाएगा ये देखिए 3s1, ये 3s1। अब 1s s है यहाँ पर, आपको पता है। ये देखिए s में एक ऑर्बिटल बनाना है, आपने एक बना दिया। फिर 2s, फिर s आ चुका है, फिर आपको एक ऑर्बिटल बनाना है, आपने बना दिया। फिर आया यहाँ पर 2p p, ये देखिए p मतलब 3 ऑर्बिटल, आपने फिर 3 ऑर्बिटल बना दिए, ये देखिए। और फिर बाद में देखिए 3s, s मतलब फिर से s आ चुका है, फिर से आपको एक ऑर्बिटल बनाना है, आपने बना दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने? 2 1 2, ये 2 1 2। अब यहाँ देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p6 है। तो पहले आपको सिंगल करना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बिकॉज यहाँ 6 थे, अभी तो हमने 3 ही भरे भाई, अभी तो हमने 3 ही फिलअप किए हैं। अब बच गए 3 तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। और 3s में 1 है तो ये 1। ठीक, तो ये जो रूल आपने देखा इसको हमने कहा हॉर्न्स रूल। ठीक, तो हॉर्न्स रूल अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। पहला पॉइंट जो है ये है, किसी भी एक एटम में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि सबसे पहले किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल में आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। जब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर जिसमें हमने सिंगल भरे हैं उनमें ही हमको उसकी पेयरिंग करना है। और इस एग्जाम्पल को हमने सोडियम से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बोहर-बरी लॉ। ये देखिए, ये है बोहर-बरी लॉ। देखिए बोहर-बरी लॉ में क्या होता है? बोहर-बरी लॉ में ये लॉ ये कहता है कि किसी भी एटम के शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरना होता है वो 2n² फार्मूले से हम भरते हैं। ये 2n² फार्मूला है, इससे हमको इसको भरना है। और यहाँ n जो है ये नंबर ऑफ शेल है। ये देखिए, ये नंबर ऑफ शेल जिसमें कि हमको इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक, अब जैसे आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, इसीलिए हम किसी भी एटम में 7 शेल ही बनाते हैं। वैसे तो आपको पता है किसी भी एटम में कितने भी शेल हो सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बिकॉज 7 पीरियड होते हैं इसीलिए हम वहाँ 7 शेल बनाते हैं। दैट इज 1 2 3
4, 5, 6 एंड 7। ठीक, ये किसी भी एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट वाले पोर्शन जो आप देख रहे हैं, है ना, इनको हम लोग शेल बोलते हैं। शेल यानी कि ऑर्बिट। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा n इक्वल टू 3, ये हो जाएगा n इक्वल टू 4, ये हो जाएगा n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं K L M N O P Q, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ n इक्वल टू 1 है। अब ये फार्मूला 2n² है, तो आप इसको यहाँ ऐसे लिख दीजिए। देखिए, ये 2n² आपने लिख दिया। n इक्वल टू 1 जब आप n की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह पर लिख के देखिए, ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही होना भाई, इसलिए यहाँ क्या आएगा 2। यानी पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको फर्स्ट शेल में भरना है। फिर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं, फार्मूला वही है 2n², यहाँ n इक्वल टू 2 कर दो। ठीक है, n की जगह पर 2 लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 जा 8, यानी यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर कितना आता है, ये 8 आ चुका है। ठीक, इसी तरीके से अब आप थर्ड शेल के लिए, फोर्थ शेल के लिए, 5 शेल के लिए, 6 शेल के लिए, 7 के लिए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ 18 आएगा, 2 8 18। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 32 आएगा। ठीक है, आप इस फार्मूले में रखकर देख लेना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 8 18 32 ये आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट शेल में, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब सेकेंड में 8 होना चाहिए, मगर हमारे पास तो है ही नहीं। तो 7 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 5, यानी ये 5। ये जो 5 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ठीक, अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है इसका, इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 8 और यहाँ 1, ये मैंने लिख दिया 2 8 1। तो यहाँ जो ये 1 है, इसको मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो चुका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1, यह जो 1 है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये देखिए फिर से सोडियम को समझते हैं हम लोग। ये 11 लिखा मैंने, सोडियम 11, 2 8, ये 10 हो चुके हैं यहाँ पर। अब एक बच चुका है, तो एक को मैंने लास्ट में लिख दिया। तो ये जो एक है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। ठीक, अब अगर बात ये आती है कि सोडियम के टॉप पर अगर मैं प्लस कर दूं, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये देखिए 2 8, यहाँ जो 1 था वो आपको यहाँ से हटाना है। क्यों हटाना है, मैंने आपसे कहा था कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले रिमूव होते हैं, यानी कि यहाँ एक प्लस था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, निकल गया। ठीक, अब इस शेल को क्या कहेंगे, दिमाग में ये बात सोचो। अब इस शेल को आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये वो शेल है जिसको हमने वैलेंसी शेल कहा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको वैलेंसी शेल कहा। ठीक है, ये वैलेंसी शेल है, ये वाला आप देखें यहाँ 1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस शेल को हम कहेंगे वैलेंसी शेल। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये है वैलेंसी शेल।
लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस शेल को क्या कहा जाएगा? तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसे कहा जाएगा कर्नल। ये देखिए, यानी इस शेल में जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन थे मगर अब नहीं है, क्योंकि सोडियम पर प्लस साइन आ चुका है, इसलिए इस वैकेंट शेल को हम कहेंगे कर्नल। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आता है। देखिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि मान लो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ ये जो 1 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपको पता है। ये देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इस शेल को हम कहेंगे वैलेंसी शेल। लेकिन अगर इस वैलेंस शेल को छोड़ दिया जाए, यानी कि इस वैलेंस शेल को आप छोड़ दें, यानी ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से छिपा दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक, यानी यहाँ से लगा कर यहाँ तक, अब इस बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे? तो याद रखिए, यहाँ पर इसे हम कहेंगे कोर, CORE, कोर। ये हमने कोर कह दिया इसको, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ी लॉ है, इसमें आपको सीखने को मिला कि कर्नल क्या होता है, कोर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।